नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद यूपी के अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई उस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 2017 से अब तक 183 अपराधी एनकाउंटर्स में ढेर किए गए अपराधी और इन आंकड़ों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विशाल तिवारी और माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है और ये हलफनामा अधिकारियों से भी मांगा गया है जो जिम्मेदार इसके दायरे में जो अधिकारी हैं। मतलब कि अब योगी सरकार को अपराधियों को कैसे मारा और क्यों मारा का हिसाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। वहीं गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई दानिश अजीम उर्फ अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले को व्यवस्थागत खामी के दायरे में रखते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम योगी आदित्यनाथ या सीएम योगी सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं? ये भी सवाल बेहद अहम है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सुप्रीम कोर्ट का जो तेवर है वो जिस तरीके से सख्त होता नजर आ रहा है और जो हलफनामा मांगा गया है, क्योंकि अब सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है, तो जाहिर सी बात है पूरा ब्यौरा देना होगा कि किस आधार पर यह तय किया गया और किस अपराध के आधार पर यह तय किया गया, किस तरीके से इनकाउंटर किया गया। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो जाहिर सी बात है इसके दायरे में कई अधिकारी भी आएंगे और अधिकारियों से भी हलफनामा मांगा गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब देखना यह होगा कि सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या परेशानियां नजर आएंगी आने वाले समय में? ये फिलहाल देखना होगा। एनकाउंटर हुए हैं, उनके बाकायदा अगर देखा जाए अदालतों में पेश होना चाहिए। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कौन सी ऐसी कमी हो गई जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब मुठभेड़ का हिसाब, ये कहें कि हिसाब मांगा गया है और रिपोर्ट मांगी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बात काफी हद तक सही भी है कि एनकाउंटर हुए हैं, उनके बाकायदा अदालतों में पेश होना चाहिए था और वहां से न्याय होना चाहिए था, लेकिन ये जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर किए गए, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा अतीक अहमद और अशरफ को किस तरीके से मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाते वक्त उनकी हत्या कर दी गई और ऐसे एक के बाद एक कई मामले देखने को मिले। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रिपोर्ट मांगा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी देखिए सोनी जी, ये कोर्ट ने संज्ञान लिया मामले का, वो उनका एक अपना नजरिया है। लेकिन अगर जहां तक बात देखी जाए अतीक और अशरफ की हत्या की, तो ये पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया। ये तो एक नए नए अपराधी टाइप के लड़के आए, उन्होंने उनको ढेर कर दिया। ठीक है, तो ये पुलिस का एनकाउंटर नहीं। और दूसरी बात, जब भी पुलिस एनकाउंटर करती है या इस तरह के अपराधियों को मार गिराती है, तो उसकी कुछ ना कुछ तैयारी तो करती है। उसका पूरा एक फाइल बनाना, कैसे दिखाना सब चीजों को, कहाँ पे अपराधी थे, उसमें गवाहों को तैयार करना, सब चीजों का एक पूरा एक प्लान, एक स्टोरी होती है। तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि जो भी इस तरह के जो अपराधी मारे गए हैं वो कोई ऐसा दरअसल जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी तो उस दौरान उनकी बहन आयशा नूरी ने एक याचिका दायर की थी और उसी को लेकर अब आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो बदलाव भी आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मुठभेड़ के दौरान कई अपराधियों को ढेर कर दिया जाता है, फिर अधिकारी लेवल पर वजह, एक ठोस वजह भी पेश कर दी जाती है। आलोक त्रिपाठी जी। जी जी सोनी जी, तो मेरा कहना है, जो भी
घटनाएं हुई पिछले कुछ महीनों के अंदर, चाहे वो जो है अपराधियों को मारा गया हो पुलिस के द्वारा, चाहे वो किसी अन्य के द्वारा मारा गया हो, तो सरकार कोर्ट ने सरकार से या जो उनसे पूछा है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कि मतलब किस यहाँ पे क्या तरीके से हुआ है, तो ये सरकार अपना पक्ष रखेगी कि वो लोग जिनको मारा गया या जिनसे मुठभेड़ हुई वो कोई ऐसे जनरल लोग नहीं थे, वो हार्डकोर अपराधी थे, उनको उनका आपराधिक इतिहास था, उनका एक पूरा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में एक दहशत थी। तो ये सब चीजें होंगी और सरकार को और पुलिस प्रशासन अपना पक्ष रखेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस तरह के जब कोर्ट संज्ञान लेती है, कोर्ट में मामला आता है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं एक अपनी थोड़ा सा मजबूती लाना पड़ेगा इस तरह के अपराध एनकाउंटर में, और उनको अपना पक्ष मजबूती से रखना पड़ेगा, जो भी सरकारी वकील होंगे। साथ ही सरकार जो पुलिस का अधिकारी है उनको भी ये शो करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो अपराधी थे किस तरह की हत्याएं करनी पड़ी, किस तरह से उनको मारना पड़ा, इनके पीछे कौन कौन गैंग था, इस समाज में का वातावरण था। तो ये सब चीजें मुझे जो लगता है पुलिस प्रशासन अधिकारी जो भी है या सरकार है अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और ये शो करेगी। चलिए, फिलहाल हलफनामा मांगा गया है, ये देखना होगा आने वाले समय में कितना मजबूती के सरकार यूपी सरकार जवाब दे पाती है, या कुछ जो अधिकारी हैं उनको भी डीजीपी लेवल के अधिकारियों से भी हलफनामा तलब किया गया है, मांगा गया है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भी दिल्ली से प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही एपी सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं एपी सिंह जी। अगर देखा जाए, शातिर से शातिर जो अपराधी हैं इन तारीखों और वकीलों के दाव पेचों के बीच बच के निकल जाते हैं। ऐसे में जिनके साथ अपराध हुआ होता है परिवार वाले देखते रह जाते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे मामले को लेकर, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? पारदर्शिता बदलाव तो ये हो ही रहा है, ये वक्त की बात है कि आप याद कीजिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी कहना चाह रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती है, सच्चाई को उजागर करती है, सच को लोगों तक पहुंचाने का काम है। तो लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक समय वो था माफिया आतंक का, ऑनरेबल हाई कोर्ट के 10 पद पर रहते हुए न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के केस को सुनने से मना कर दिया। मतलब आगे बढ़ाते गए, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। तो ये समय भी इस प्रदेश ने और इस देश ने न्यायपालिका का भी देखा है। आपने कहा वकीलों का तो बचाना न्यायाधीश तक ऐसे मामलों से बचते थे, लेकिन माफिया राज का आतंक हो, एनकाउंटर के द्वारा हो, किस तरह से हो, क्या नहीं हो, ये भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा रहा है भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब भय मिटा है के लिए दोनों लगी है। भ्रष्टाचार 9 अगस्त शुरू किया, क्विट इंडिया हुआ 9 अगस्त को, आज 81 साल हो गए 9 अगस्त को हुए। तो ऐसे में क्विट इंडिया के साथ कोई करप्शन, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, और कि नई नई चीजें अब आ रही हैं और इससे बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। हलफनामा बहुत मांगा है, आधार बताए कि जो एफिडेविट में सारी बातें की जाए वो जिम्मेदारी के साथ कही जाए, पूरी गंभीरता के साथ कही जाए और तो उसका हलफनामा देते हैं। ठीक है, आपके पास से वापस लौटते हैं एपी सिंह जी। थोड़ा सा आवाज भी क्लियर नहीं है। हमारे साथ बीजेपी विधायक, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शक जुड़े हुए हैं, उमेश जैन मेरठ से, स्वागत है आपका। राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एनकाउंटर किए जाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा था जो एनकाउंटर किए जाते हैं वो पूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद किए जाने चाहिए। अब पूरी कानूनी कार्रवाई की जाने के बाद ही किए जाने चाहिए और जल्दी में एनकाउंटर नहीं करने चाहिए। पूरी रिपोर्ट आने के बाद जब
जब एनकाउंटर किए जाने चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए और पूरी पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, इससे कोई बाहर का। ठीक है उमेश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों की राय भी ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो मामले आते हैं जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया है, 183 जो इनकाउंटर हुए, मुठभेड़ में मारे गए अपराधी, वो क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, क्या वजह रही, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि कई मामलों में याचिका दायर की गई, 2017 में भी दायर की गई। इसके बाद 2023 में जब अतीक अहमद और अशरफ को का इनकाउंटर हुआ, जाहिर सी बात है मारा गया, तो इसको लेकर उनकी बहन आयशा नूरी ने 2023 में ये याचिका दायर की और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का जो रुख आया है कि हलफनामा मांगा गया है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रघुनंदन भदौरिया जी भी पूर्व विधायक बीजेपी के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कृष्ण कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रघुनंदन भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद कृष्ण कुमार जी आपका रुख करते हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने अब हलफनामा मांगा है कि ये जो 183 एनकाउंटर्स हुए, जो अपराधी मारे गए, छोटे बड़े कोई किसी भी कैटेगरी का अपराधी हो, उसके लिए अब एक ब्यौरा तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस कदम को किस नजरिए से देखते हैं और आने वाले समय में सरकार को क्या कुछ मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट का अपना विवेक है, अपने विचार होते हैं। कोर्ट सदैव जनहित में बात अपनी उठाती रहती है। कोर्ट का एक अपना अलग वो है, लेकिन कोर्ट को निश्चित हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, जिन्होंने इस प्रदेश में ये दिखा दिया है कि गुंडा बदमाश, पैसा लेने वाले, पर्ची देने वाले ऐसे लोगों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। और जो भी है ये सारी व्यवस्था सरकार में जो इनकाउंटर किए गए, ऐसे लोगों के इनकाउंटर किए गए हैं जिसमें समाज में भय व्याप्त था, व्यापारियों में भय व्याप्त था, यहाँ तक कि अधिकारियों में भय व्याप्त था। तो ऐसे लोगों को जहाँ इनकाउंटर हुए हैं, उनका 183 लोगों का सारे के सारे ब्यौरा भी दिए जाएगी, सरकार देगी। और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार की वजह से आज जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई भी व्यक्ति व्यापार करने नहीं आता था, आज ये वजह है कि हमारा उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है केवल ऐसे गुंडे बदमाशों के नाम पे, जिनको देख के लोग अपना व्यापार नहीं करने आते थे, आज व्यापार। ठीक है रघुनंदन जी, लेकिन जब कोई बड़ा अपराधी मारा जाता है, हालांकि एनकाउंटर नहीं किया गया था, आपने देखा होगा पिछले दिनों, उसके बाद भी कई मामले ऐसे सामने आए। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि कोई भी किसी को भी किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से मार देता है। आपसी जो भी है, अतीक अहमद का अगर फॉर एग्जाम्पल हम जिक्र कर दें तो वहां पर जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया, तो उसमें कई तरीके के आरोप निकल कर आए यहाँ पर कि ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति रही, या ऐसे भी आरोप लगे कि मरवाया गया। तो अब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए ऐसा है, ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो ये जिन लोगों ने मारा है उनके बारे में सरकार ने उनके तलब किया है, सरकार ने उनको बंद किया है, सरकार उनसे बराबर पूछ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2017 का मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे क्षेत्र में ये 1000 गाड़ी लेकर आए थे और उन्होंने अपना दबदबा दिखाया था। और उस समय इन्हीं के मुखिया जिस पार्टी में थे, अखिलेश जी ने उन पे केस लिखाया, चूंकि ये जगह लगातार उगाही इलाहाबाद में कर रहे थे। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मौत हुई है, मौत किसी की नहीं होनी चाहिए। मौत तो एक माँ का बेटा होता है, एक पति का पत्नी का पति होता है, बच्चों का बाप होता है, तो मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को निश्चित कहीं न कहीं जो दंड किसी ने दिया उसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो
जो व्यक्ति ने मारा है सबको मालूम है और वो सब बंद ठीक है, लेकिन तो कोर्ट मुझे के ऐसा प्रति लगता अब है। थोड़ा सा देखा जाए तो एक विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। जिस तरीके से अब ये रुख निकलकर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है और एक ब्यौरा मांगा गया है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ अशोक यादव सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो इसलिए लिया है कि पुलिस के संरक्षण में ये मारे गए। माने कि पुलिस की मंशा पर उनको डाउट क्रिएट हुआ है, वो क्रिएट हुआ है सरकार के ऊपर में कि सरकार जो संरक्षण दी है उनकी नीति सरकार की थी या पुलिस वालों की मिलीभगत या सरकार की मिलीभगत से उनका ये हुआ है। इनकाउंटर की बातें तो छोड़ दीजिए, ये तो आती ही रहती है। और बाकी इस सरकार में इतनी ताकत आ गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जो भी वर्डिक्ट आएंगे उनको ये बदल सकते हैं संसद में, जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली बदला है। तो ये सोचने की चीज है कि आज इनके पास जिस ताकत से ये काम कर रहे हैं उससे ये हमको कहीं जिंदा नहीं रहने देना चाहती है सरकार। नहीं, ऐसा भी नहीं है प्रेम जी, शुक्रिया। दर्शकों की राय है और संविधान में सभी को ये राइट दिया है कि वो अपनी बात को बेबाकी के साथ रख सके और अगर किसी को एक उचित प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो जाहिर सी बात है रखने का एक बेहतर मौका मिलता है। हमारे साथ पिंकू खान भी अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम नमस्कार, पिंकू खान बोल रहा हूँ जिला कानपुर देहात से। हाँ जी मैम, मैं बस एक चीज बता देना चाहता हूँ, इनकाउंटर के उस पे एक अच्छी वो है कोर्ट का, न्यायपालिका का या कुछ न्यायालय का जो भी है, जो भी मांगा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी ये इनकाउंटर हैं जो दिखाए जा रहे हैं या हमारे एक कानपुर देहात में चर्चित इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, ये गलत नहीं थे और ना ही अतीक अहमद का जो हुआ है या चल रहा है जो देखा है मैंने, ठीक है, ये भी मैं समझ सकता हूँ कि गलत नहीं था और ना गलत हुआ है। बाकी रही बात इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस फैसले को मैं बिल्कुल जायज देखता हूँ न्याय प्रक्रिया के हिसाब से। शुक्रिया पिंकू खान जी। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस जुड़ते हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी भी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी आपका रुख करेंगे। इस फैसले को या ये कहा जाए जिस तरीके से जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी 183 इनकाउंटर्स किए गए हैं, जो उनके पास ब्यौरा है उस आधार पर उन्होंने हलफनामा मांगा है। अब उन्होंने जवाब मांगा है, सरकार से भी ये जवाब मांगा गया है, कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से भी हलफनामा मांगा गया है कि क्यों कैसे मारा गया। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा? अनम्यूट करिएगा। आपको सोनी जी नमस्कार, के न्यूज के माध्यम से मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, उसको भी सादर नमस्कार जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे हलफनामा मांगा है, इससे सरकार असहज है, यूपी की सरकार। अब उनको सारे ब्यौरा देना पड़ेगा, जिस कारण उन्होंने क्यों करा, कैसे उन्होंने ये घटना को करा है, जितने इनकाउंटर किए हैं और जिस इनकाउंटर जिस तरीके से हुए, क्या वो सही दिशा में हुए हैं कि गलत दिशा में, उस बारीकियों को सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से देखेगी, फिर उस पर वो संज्ञान लेगी कि क्या वो सही है या गलत है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मैम कि इनकाउंटर विकल्प नहीं है। अगर इनकाउंटर विकल्प होता तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश, न्यायपालिका ये सब क्या करेंगे? न्यायपालिका के एक देश पे बहुत बड़ा वो रहता है कि एहसान है कि वो अपना न्याय देती है, और न्यायपालिका बनी है कि आरोपी को दोषी कहना है या आरोपी कहना है। बिल्कुल, इसीलिए आरोपी और दोषी में दो अंतर है। जब व्यक्ति पे मुकदमा लिखता है वो आरोपी होता है, जब उसको सजा होती है तो वो दोषी होता है। तो ये पुलिस प्रशासन या शासन कैसे तय कर लेगा कि वो अपराधी है या दोषी है, आरोपी है, जब तक न्यायपालिका तक मामले नहीं जा रहा। इनकाउंटर हुए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये हम भी जानते हैं, ये पूरा देश चाहता है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, लेकिन उस
कड़ी कार्रवाई में इनकाउंटर किस तरीके का हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी वो जानकारी लेना चाहते हैं। क्या वो सही दिशा में हुआ या नहीं हुआ। और अतीक अहमद पे मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से उसको मारा गया, ये पुलिस फेलियर है। उसमें प्रशासन होने के बावजूद उनको पहले ही उसको बहुत दूर से ही जीप उतार कर हॉस्पिटल लाया गया, उसको उस दौरान गोली मार गई और एक आरोपी अपराधी को मारने के लिए 3 अपराधियों का जन्म हो गया। ये कह रहे कानून व्यवस्था अच्छी, अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो तो एक अपराधी को 3 चलिए कृष्ण अपराधियों कुमार द्वारा जी, इसीलिए गोली मार सुप्रीम दिया कोर्ट गया। की नजर अब टेढ़ी है ऐसे मामलों को देखते हुए, क्योंकि एनकाउंटर्स तेजी के साथ बढ़े हैं और इसीलिए जिस तरीके से याचिका दायर की गई 2017 और 2023 के, उसी आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो सख्त हुआ है। हालांकि हमारे एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जानकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, वापस से रुख करेंगे। प्रतिक्रिया अशोक यादव जी से भी ले लेते हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाले समय में अब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अशोक यादव जी अनम्यूट करिएगा अगर आपको आवाज मिल पा रही है। जी अनम्यूट करिएगा अशोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इशू के चलते मुझे लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। एपी सिंह जी हमारे साथ जानकार सुप्रीम कोर्ट के। जी अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। प्रवीण जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी और जिस तरीके से इस सारे मामलों के जो 183 एनकाउंटर है उनके लिए सभी चीजों की जो चीजें मुहैया कराई गई थी, क्योंकि जब पुलिस को ये आदेश हुआ था कि 183 एनकाउंटरों का हवाला उन्होंने देना है कि किस वजह से किए थे और क्यों किए थे, तो अब जब उन्होंने ये चीज मांगी है तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको ये सारा ब्यौरा देना पड़ेगा कि ये जो एनकाउंटर उन्होंने किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ये देखने वाली बात होगी। जी प्रवीण, इस रुख के बाद जो प्रशासनिक स्तर पर जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, ये भी आपसे जानेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं शुक्लागंज से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। पहले राम कुमार जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राम कुमार जी, चलिए मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। प्रवीण, प्रतिक्रिया प्रशासनिक आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से 183 एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए और उसकी सारी चीजें जो निकल के सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है या उत्तर प्रदेश सरकार है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिन लोगों के एनकाउंटर किए गए हैं उनका पूरा ब्यौरा उन्होंने तैयार किया हुआ है। अगर तैयार नहीं किया गया होगा तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से याचिका का जवाब जब सुप्रीम कोर्ट से मांगा जाएगा तो उसमें उनको पता लगेगा कि कितने अधिकारी सस्पेंड होंगे या किन अधिकारियों पे क्या क्या कार्रवाई होगी, या अगर 183 जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें 183 एनकाउंटरों का क्या हवाला दिया गया है, किस वजह से वो 183 एनकाउंटर किए गए हैं। ठीक है, अगर ये बात और प्रोसेस हमारे साथ लगातार एपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एपी सिंह जी, अगर देखा जाए थोड़ा सा आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि आप एक बेहतर जानकार हैं, तो जाहिर सी बात है जो एनकाउंटर्स होते हैं उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मायने रखता है, या जो अपराध है वो किस दायरे में आता है जिसके आधार पर एनकाउंटर संभव होता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपसे समझना चाहेंगे। और अब कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रशासनिक अमले के सामने, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी हलफनामा मांगा गया है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आम जनता के हित में जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं हम, जहां मानवाधिकार की बात करते हैं वहीं पर हम बिखरू में कांड
वे हत्याकांड भूल जाते हैं कि बिखरू हत्याकांड क्या हुआ, कितने पुलिसकर्मी मारे गए वहां। 8 पुलिसकर्मी जब मारे गए, उनके भी माँ थी, उनके भी बाप थे, उनके भी बच्चे थे, उनकी वो भी पुलिस वर्दी पर हमला, पुलिस पर गोली, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर गोली, इसका मतलब आप कानून पर गोली चला रहे हैं, इसका मतलब सरकार पर गोली चला रहे हैं, इसका मतलब आप संविधान पर गोली चला रहे हैं, इसका मतलब आप सरकार उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं कि आप नहीं चलेंगे, हमारी ही चलेगी। ये उचित नहीं है, ये वातावरण नहीं बनना चाहिए। जब वो वातावरण बनता है तो फिर एनकाउंटर का वातावरण ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानवाधिकारों के खिलाफ है। और इसीलिए हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन जागृत हैं, जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, गूंगे बहरे हैं। जब राज्य में पुलिस एनकाउंटर होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर राज्य के मानवाधिकार आयोग और स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिपोर्ट आती है। उसके बारे में क्या जायज हुआ, क्या नाजायज होते हैं अपराधी, हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, जो कोर्ट कचहरी से, हम लोगों के दाव पेच से, हम लोगों के तरीके से, डिफेंस से, आर्गूमेंट से, चार्जशीट से, धनबल से, जनबल से, बाहुबल से अपने को बचा लेते हैं, बचा के फिर आप दुनिया में जाते हैं। एनकाउंटर और बुलडोजर उसका जवाब है जिसे इस देश और प्रदेश की जनता समझना चाहिए। कैसे बेखौफासी अपराध करने के बाद 100 केस बाद भी वो व्यक्ति सीना चौड़ा होके सरकारी सुरक्षा में निकलता बाहुबली कहा जाए। क्या मतलब बाहुबली का, क्या अर्थ है बाहुबली? अगर लोकतंत्र है, अगर संविधान है, तो इस तरह की चीज हमारे में। अब हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, इसीलिए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह को कल नए कानून लाने पर नया चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ा। संविधान की संशोधन के साथ साथ जो हमारी CRPC, IPC थी, उसमें संशोधन तक करना पड़ा। यह अंग्रेजी दास्तां की प्रतीक खत्म की और हमारा भारत किस तरफ जा रहा है। इस तरह दोबारा बिखरू कांड न हो, दोबारा उत्तराखंड जैसा कांड न हो, दोबारा कनॉट प्लेस का कांड न हो, दोबारा और ऐसे कांड न हो जिसमें पुलिस अधिकारियों, नूह मेवात में क्या हुआ आपने क्या देखा? थाने के अंदर साइबर क्राइम थाने के अंदर जब गेट उन्होंने बंद कर दिया, जब वो जान बचाने के लिए पुलिस वाले जब अपनी जान की भीख मांग रहे थे, की दीवार को बंद कर तोड़ दिया गया और थाने के अंदर उन पर फायरिंग हुई, गोली चलाई गई। एक तरफ तो उधर हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले प्रसाद को लेकर, अपने गंगा जल को लेकर, हाथों धतूरा को लेकर, बेलपत्र को लेकर, नारियल को लेकर, गंगा जल को लेकर जलाभिषेक यात्रा करके भोले बाबा के नारे लगा रहे थे, उधर पर गोलियां बरसाई जा रही थी, पेट्रोल पंप चलाए जा रहे थे, लाठियां चलाई जा रही थी। गंगा जल और खून को एक कर दिया गया। गंगा जो जीवन दायिनी थी उस पर बौछार खून हो गई, खून और गंगा जल एक साथ मिल गया। तब लोगों ने कहा नहीं चलेगा, अब बुलडोजर लाना पड़ेगा और बुलडोजर हम गलत मानते हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के वर्षों से वकालत के नाते हम इस बुलडोजर की प्रथा को गलत मानते हैं, लेकिन क्या जाए तो जाए कहाँ, कौन बचाएगा को? अरे पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है तो ठीक है। बिल्कुल, आम आदमी कैसे सुरक्षित हो गया जब सुरक्षा करने वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं। आपके पास वापस लौटते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, राम कुमार जुड़े हुए हैं शुक्लागंज से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका राम कुमार, अपनी राय साझा कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, राम कुमार से संपर्क टूट गया है। सुरेश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो यूपी के अंदर जो इनकाउंटर हुए हैं, पहले अपराध जो इतनी चरम सीमा पे था पूर्व सरकारों में, इसमें जो कि माननीय योगी जी आए, जो कि सबसे गुंडई और अपराधी और वसूली वाला काम खत्म हुआ है। ऐसे अपराधियों को तो सजा देनी चाहिए, इनमें मलहम नहीं लगाना चाहिए। पिछली सरकार तो इन्हें मलहम लगाती थी, इनके माई बाप हुआ करते थे। योगी बाबा ने जब सख्त कार्रवाई की है, गुंडा राज खत्म हुआ है, ऐसा ही होना जरूरी है।
चलिए, अपराध में अंकुश लगना जरूरी है, लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए ये भी बेहद मायने रखता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक तल्खी भरा रुख निकलकर सामने आया है इनकाउंटर्स को लेकर कि 183 इनकाउंटर्स हुए हैं, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, क्या वजह रही और ये वजह जायज थी कि नाजायज थी, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हलफनामा मांगा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है। और अब आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे, उन्हें भी हलफनामा सबमिट करना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लेकिन कई अपराध ऐसे होते हैं, बड़े अपराधों का अगर जिक्र करें, न जाने कितने बड़े बड़े आपराधिक मामले मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं, रेप, हत्या, डकैती जैसे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा न्यायिक जस्टिस में भी क्या बदलाव संभव हो पाएगा ये भी देखना होगा। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांगा है, रिपोर्ट मांगी है और क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं आलोक त्रिपाठी जी का। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले दिनों जो भी एनकाउंटर्स हुए उनमें क्या लगता है कोई भी ऐसा, क्योंकि हर एक अपराधी के खिलाफ एक अपराधी रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर उसे सजा सुनाई जाती है, कई बार एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्या संभव है कि कोर्ट में मौत की सजा सुनाई जाए, या लगता है ऐसा कि न्यायिक जो जस्टिस है उसमें बदलाव होने की जरूरत है? सोनी जी, देखिए ये जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं एनकाउंटर को लेकर के, तो ये एनकाउंटर कोई अभी 2-4 साल से नहीं हो रहे हैं, ये इसके पहले भी हुए हैं और आगे भी हमको लगता होते रहेंगे, हो सकता है तरीके बदलते रहें। क्योंकि अपराधी का जो एक जो सोच होती है वो जेल जाने से अपराध खत्म नहीं होता है। अपराधी ऐसे कई मामले आए हैं, ऐसे कई खुलासे हुए हैं, अपराधी जेल कभी कभी स्वेच्छा से चले जाते हैं, पुलिस के भय से सब या कहीं अपने विरोधी के भय से वो खुद अपनी जमानत कटा करके जेल चले जाते हैं और जेल को सुरक्षित उन्होंने अपना आरामगाह बना दिया और वहां से ही पूरा अपने गैंग का संचालन करते हैं, फिरौती करते हैं। इस तरह की घटनाएं कई उजागर हुई हैं और लोगों ने इसको पढ़ा है, देखा है टीवियों में। तो ये एक विकल्प नहीं बन रहा था कि अपराधी जेल भेज दिया गया, बड़ी मेहनत से पकड़ा गया। दूसरी चीज क्या देखी, चाहे बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड में कितने पुलिस वाले मारे गए, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो जिसमें पुलिस वाले शहीद हो गए, उस पर किसी ने कोई हल्ला नहीं मचाया। लेकिन जब अपराधी का एनकाउंटर होता है तो लोग हल्ला मचाते हैं कि ऐसा क्यों मार दिया जाए। मुझे लगता है पुलिस अपराधी को मारने के बाद अपने बचाव के लिए भी तैयारी करती है कि मानव अधिकार आयोग, अगर मुस्लिम है तो अल्पसंख्यक आयोग या फिर और आयोग, तमाम तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो सब उससे तलब करती हैं कि आपने किस बिहाफ पे मारा, तो उनका एक हेडक बढ़ता है। जो अतीक अशरफ की हत्या हुई या जो जीवा की हत्या हुई, अब ये देखिए पुलिस ने नहीं मारा, ये एक नए लोगों ने मारा। ये एक नया मुझको लग रहा है हुआ ऐसा समाज में कि जो है पुलिस इससे बचना चाहती है कि अपराधियों को मारते खुद भी ना मारे और अपराधी मर भी जाए, क्योंकि अब पुलिस को बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए यही बिंदु बेहद महत्वपूर्ण और बेहद मायने रखता है कि आखिर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये घटना कैसे हो जाती है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, कानपुर से हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ते हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब इस प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था का अगर जिक्र किया जाए तो क्या लगता है पारदर्शिता आने वाले समय में देखने को मिलेगी? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ये हालिया के जो मामले सामने आए, साथ ही कई बार कैदी जो होते हैं वो फरार हो जाते हैं और जस्टिस इतनी जल्दी कोर्ट से मिलता नहीं है। तो दोनों ही पहलुओं को अगर देखा जाए तो कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। मैडम, इस देश की अगर संविधान की रक्षक अगर कोई है देश के में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बची, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का एक करके संवैधानिक संस्थाओं का मोदी सरकार द्वारा
उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है, यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और उसी क्रम में योगी सरकार द्वारा जिस तरह से फेक इनकाउंटर किए गए, जिसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको नोटिस भेजा है, ये एक तरह से पुलिस के नकारापन को दिखाया जाता। क्योंकि अगर पुलिस उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन करती, अगर उनके खिलाफ मजबूत सबूत पेश करती न्यायालय, तो उनके खिलाफ जो फांसी की सजा भी हो सकती थी। लेकिन पुलिस कहीं कहीं अपनी लाचारगी, अपनी बेचारगी यहाँ पे साबित करती है। और दूसरी बात कि इस तरह के इनकाउंटर से माननीय न्यायालयों का अवमूल्यन होता है। इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। क्या इस देश की न्यायिक व्यवस्था इस लायक नहीं है कि अपराधियों को उनके किए का दंड दिया जा सके? तो दोनों बातें। रह गई बात, कभी कभी पुलिस अपनी आत्मरक्षा गोली चलाती है, ये इसके लिए संविधान अधिकार देता है, इसके लिए न्यायिक व्यवस्था अधिकार देती है, भाई आत्मरक्षा गोली चला सकती है पुलिस। लेकिन जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, ये इनकाउंटर कई चीजों को ध्यान में रख के किए गए हैं। जैसे इसका कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी इनकाउंटर होते हैं। कभी कभी अपने लोगों को बचा के सरकार जो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संबंधित लोग हैं, उनका इनकाउंटर सरकार करती है। अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखा जाए तो निकाय चुनाव को ठीक पहले अतीक और अशरफ का इनकाउंटर करवाया जाता है 2-3 भाड़े के हत्यारों द्वारा। और ये इनकाउंटर भाड़े के हत्यारों ने एक जो गोली मारे अतीक अहमद को या अशरफ को, ये भाड़े के हत्यारे नहीं मारे, ये इनडायरेक्ट रूप से पुलिस के संरक्षण में इनकाउंटर करवाए गए। तो सभी लोग जानते हैं, ये मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, पत्रकारों के सामने, 22 पुलिस कर्मियों के सामने इस तरह से थोड़ी होता है कोई आएगा नौसिखिया और उसके पास कौन सी जिगना की पिस्टल लेके आता है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एनकाउंटर्स को अपने संज्ञान में लिया है, क्योंकि इसी मामले को लेकर नूरी ने याचिका दायर की थी। दर्शक जुड़े हुए हैं, आते हैं सर, वापस लौटते हैं, आपका रुख करते हैं। गिरीश शुक्ला जी दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार हो या प्रांत की सरकार हो, जो मंत्री नेता या जो भी सरकार चला रहे हैं विधायिका के अंतर्गत, उन्हें ज्यादातर कानून का ज्ञान नहीं है और वो केवल अपने अनुभव के आधार पर देश चला रहे हैं। यही हालत जो है अब इस समय प्रशासनिक अधिकारियों की है, उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। वो खाली अपने जो आर्डर मिला वो पालन कर दिया, उसका प्रभाव क्या होगा इसकी वो ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन न्यायपालिका जो है वो अभी अपने कानून के हिसाब से काम करती है। इन्होंने जितने काम किए हैं अगर उसकी वो समीक्षा करेंगे, अगर उसमें उनको कानून के हिसाब से नहीं मिलेगा तो इन अधिकारियों पे वो 302 का मुकदमा चलाने का आर्डर भी दे सकते हैं या कोई जांच कमीशन भी बिठा सकते हैं सजा देने के लिए। तो ये हमारे अधिकारियों को और हमारे नेताओं को कानून इस बात की इजाजत देता है कि नहीं देता है, एनकाउंटर होना चाहिए और स्वयं से किसी को सजा सुनाए जाने का कोई अधिकार नहीं होता है और कानून के दायरे में रहकर ही सजा सुनाई जा सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक उन्नाव से हैं, राम कुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी, आपके चैनल को सम्मान भी देता हूँ, मैं जय धन्यवाद भी देता हूँ। और जो भी चैनल बैठे मैं उनका भी मतलब जय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराधी जो है हमारी जो है नई पीढ़ी ज्यादा बन रही है, तो नई पीढ़ी के लिए हमारे बच्चे हैं, कहीं बाहर बच्चे नहीं है। ये ड्यूटी हमारे माँ बाप की भी होती है कि हमको बच्चों को पर नजर रखें और उनको जो है फालतू न घूमने दें, उनको कोई न कोई व्यवसाय या कोई रोजगार, प्राइवेट कोई रोजगार उनको कुछ भी अगर करवाएं तो अपराधी नहीं बनेंगे। जब अपराधी नहीं होंगे इस तरीके से काउंटर नहीं होंगे। आने वाली जनसंख्या हमारी जो है मतलब इतनी ज्यादा मतलब जो है मोबाइल से ऐसे कहीं ऐप खेलते कहीं कुछ खेलते, इससे ज्यादा अपराधी हो रहे हैं। तो पहली बात तो जो है एक चलता है वो जो है जिससे सीमा भाग के आई है इस तरीके के। चलिए ये तो भविष्यवाणी है राम कुमार जी, ये भविष्यवाणी है और ये भविष्य कैसे बेहतर होगा ये उसका जिक्र कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का रुख निकलकर सामने आया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एनकाउंटर्स जो हुए उसको लेकर आप, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है यूपी सरकार से कि ये क्यों हुए, कैसे हुए। अगर आगे अपराधी होंगे तो उनका काउंटर होगा, आगे अपराधी ना बने, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी अपनी बात को पूरा कर लें, इसके बाद रघुनंदन भदौरिया जी का रुख करते हैं। मैडम मैं वही कह रहा था कि काउंटर्स है, ये कभी कभी इनकाउंटर जो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में चलाती है, कभी कभी प्रशासनिक या सरकार के किसी मंशा को पूरा करने के लिए भी इनकाउंटर कराए जाते हैं। तो ये जो हालिया इनकाउंटर जो हुए
ये सरकार की राजनीतिक मंशा को पूरा करवाने के लिए करवाए। चाहे आप आसिफ अहमद की बात कर लीजिए, जो पूर्व सांसद, या उनके भाई का। रघुनंदन जी, क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है, आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है शासन स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी? मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में एनकाउंटर नहीं होते थे? तब भी होते थे। मसला ये है ही नहीं। हम पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, अगर देखा जाए बीजेपी की सरकार है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, यूपी सरकार से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह रही, और ये वजह जायज रही, नाजायज रही, तो इसके दायरे में शासन स्तर और प्रशासनिक स्तर के भी अधिकारी आएंगे। तो क्या आप उस लिहाज से जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है जी, सरकार हर जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट को सही जवाब देगी, लेकिन जो ये रोना रोया जा रहा है कि अतीक को सरकार ने मरवा दिया, मैं एक प्रसंग कहना चाहता हूँ। रामचरितमानस में ये है कि जब लंका में हनुमान गए थे और केवल आम खा रहे, तो उनके वहां रखवालों ने उन्हें मारने का प्रयास किया, और खासकर अक्षय जब गए तो अक्षय ने उनको मारने का प्रयास किया। अब एक हनुमान जी अकेले गए तो वहां अक्षय को जब वो लड़े तो मार डाला। तो जब रावण के पास खबर गई तो उन्होंने कहा अक्षय को कैसे मार डाला, एक बांदर मार सकता है। तो एक बांदर मारने के लिए मेघनाथ से कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाना, मैं देखूं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो लोगों को मृत्यु मिली है, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, हम सब हिंदू जानते हैं, हमारे यहाँ लिख दिया जाता है कब मृत्यु होगी, किससे मृत्यु होगी, किस हथियार से मृत्यु होगी। हिरण्यकश्यप मारा गया, जो कभी नहीं सोचता था मारा जाऊंगा। तो मृत्यु तो स्वाभाविक है, उनकी इसलिए होनी थी क्योंकि उन्होंने जो गलत किया उसका आपने जो एग्जाम्पल दिया रघुनंदन जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम मानव रूप में हैं, इंसान हैं, और हमें ये आभास नहीं है कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है और किस तरीके से मारा जाएगा, और हम यहाँ पर अपराधियों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये कैसे तय किया जा सकता है? प्रशासनिक सुरक्षा के बीच अगर किसी को मार दिया जाता है तो यहाँ पर जिम्मेदारी तो बनती है, जवाबदेही और तय करनी होगी। सरकार जवाब दे रही है। मैंने एक रामचरितमानस जी का तुलसी जी द्वारा लिखा बताया, और मेघनाथ जी जब पकड़ के लाए तो उसको देखने की लाइन लगी थी, अक्षय को भूल गए थे। तो मैं ये समझता हूँ जो मौत हुई है उसकी सरकार कहीं दोषी नहीं है, सरकार पूरा जवाब देगी। लेकिन अब साक्ष्यों के साथ पेश होना होगा ना। वहां पर हम रामचरितमानस की तो दलील नहीं दे सकते, चौपाई से हम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए ये भारत है, और इस भारत में धर्मों का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ठीक है। तो जब आप मारते रहे तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ताली बजाते थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग बढ़ावा देते थे। चलिए, अब उसको लेकर आपको जवाब भी देना होगा, कोर्ट को जवाब भी देना होगा। और यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठता है। रघुनंदन जी आते हैं। जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। योगी जी बाबा हैं और योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। राम ने भगवा पहरा था, सही किया था। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल दिया। आज उत्तर प्रदेश को पूरा देश चाहता है कि उत्तर प्रदेश बन जाए। आज योगी को हर प्रांत का व्यक्ति कह रहा है योगी। ठीक है रघुनंदन जी, वापस लौटते हैं आपके पास। दर्शक हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश रामायण गीता भागवत से नहीं चलता है, केवल एक किताब है भारतीय संविधान, उससे ये देश चलता है, और 2500 एक्ट हैं उनसे देश चलता है। अगर आप रामायण गीता से देश चलावेंगे तो श्री रामचंद्र जी ने उस समय माता सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास भेज दिया, लेकिन आज भेज के कोई देखे मंत्री से लेकर संतरी तक
महिला आयोग, मानव आयोग, कौन कौन आयोग, खुद सरकार। गिरीश जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। वाकई ये धर्म का राजनीति से जुड़ना और ये जुड़ाव और इस तरीके से इसका जिक्र करना सही नहीं है, और देश संविधान से चलता है। कोई भी अपराध कानून के दायरे में ये कैटेगराइज किया जाता है और हर एक अपराध के लिए एक कानून बनाया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। आपका रुख करेंगे कृष्ण कुमार जी। अगर देखा जाए, एक सवाल और यहाँ पर उठता है, तमाम ऐसे अपराध जो हैं जो लंबित पड़े हुए हैं कोर्ट में, न्यायालय में, और तारीख पे तारीख मिलती जाती है, तो ऐसे ये कैसे संभव होगा, उसका क्या? देखिए, उसके लिए जुडिशरी में और भी अरेंजमेंट करने की जरूरत है। नेपाल में और जजों की भी आवश्यकता है। कार से थोड़ा तेज बढ़ाने की जरूरत की वजह से लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं, उसको जल्द से निपटाया जाए और संवैधानिक तौर से निपटाया जाए, जो लोगों को सुविधा उसके अनुसार सारा कार्य चली। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँ, अधिवक्ता महोदय जी चले गए हैं, लेकिन उनकी बात से मैं ये जानना चाहता, अगर वो मैं जरूर जानता कि क्या बुलडोजर संवैधानिक है, क्या बुलडोजर संवैधानिक है। उत्तर प्रदेश बात करते करते हरियाणा पहुंच गए, लेकिन मणिपुर भी पहुंचते ज्यादा उचित था। नहीं, उन्होंने कानून की बात की कि कानून जिस तरीके से नूह में हिंसा का माहौल बना रहा, उन्होंने तमाम अहम बातों का जिक्र किया, और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। इसीलिए तो वो भी कानून को हाथ में लिया गया ना। उन महिलाओं का जो गुस्से में है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वो डिफेंस करने चले गए। उन्होंने शब्द कहा कि हम ही लोग आते हैं, हम ही लोग करते हैं, अधिवक्ता थे, लेकिन जब न्यायपाल का फैसला देता है और उसको मुक्त करता है, तो उसमें या जज को लगा, जो न्यायाधीश को लगा, वो फैसला देंगे कि आपके कहने से बचा, या अब ये नहीं चल सकता, ये न्यायपालिका है, ये अपने बैठ के दर्जी का डंडा नहीं है कि किसी को भी फैलाइए। संवैधानिक सारी बातें उन्होंने थे, वक्ता थे, वो असंवैधानिक बात कर रहे थे कि बुलडोजर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बुलडोजर नहीं संवैधानिक, पूछिए उनसे कभी मिले तो संवैधानिक बुलडोजर नहीं है। बुलडोजर का इस्तेमाल वहां का जहाँ पर है, चीजें बन गई, उसको तोड़ने, किसी का जाके आप कहीं पर ला, किसी का ढा दीजिए, किसी का परिवार ने शादी को ला है और घर जाके गिरा दीजिए, वो कैसा बनाता है? ये तो आप बद भावना से कार्य कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, वो असहज, उसे जवाब देना। कहीं भी गलत पाया जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को जैसे गलत लगेगा तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उचित जांच बैठेगी, उनके खिलाफ भी कड़े होंगे, क्योंकि वो हत्या का मामला हो जाएगा, ना कि वो इनकाउंटर रहेगा। उस समय हत्या कहलाएगी और पुलिस हत्या कहलाएगी तब। और एक चीज कहते हैं, लॉयर बहुत है, हाथरस की बेटी भूल गए, प्रशासन द्वारा उसको डीजल से जलाया, उसके माँ बाप को लाश की गई। ये कानून व्यवस्था होती है के साथ जो अत्याचार। और भी वो जो 4 जो युवक थे जिन्होंने किया था लड़की के साथ, उनमें बुलडोजर चला। अगर न्याय है तो उनके घर क्यों नहीं चला? ये मतलब एक व्यंग है मेरा में। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका ने जो इनको नोटिस दिया उससे है, उसके नए नए तरीके बताएंगे, नए नए चीज गमराह करेंगे, इनको जवाब देना है। क्या फेक इनकाउंटर है, सही इनकाउंटर है, सीन इनकाउंटर है, तो कोर्ट इनको रिलीफ देगी, सुप्रीम कोर्ट। अगर गलत है तो उन खिलाफ और सरकार से भी दही होगी को भी फेक में फंसा के इनकाउंटर देना, इतने किसी जान ले लेना, ये उचित नहीं है। इसीलिए इतनी बार ट्रायल कहा है कि कोई गलत फैसला ना आए, सजा दे, फांसी दे दे, या कह दे। कई ट्रायल की वजह जिन्होंने कहते हैं कि बहुत लेट हो तो चल रहा है, छोटी छोटी बारीक संदेह काम में वो सजा नहीं दी है। वो सजा तब देती है जब वो पुख्ता था कि हाँ ये अपराधी है, अब ये आरोपी नहीं है, इसको सजा दीजिए, ये अपराधी है और ये अपराध कर चुका है, उस बिहाफ पे दिया जाता है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल धज्जियां उड़ा दिया यूपी में, और कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। महिलाओं को, हाथरस की बेटी को जलाया जा रहा है और पुलिस ने उसके परिवार को शव नहीं दिया। और गोरखपुर में जो घटना हुई, बेचारा एक व्यापारी मनीष गुप्ता, वो अपने होटल में किसी व्यापार के कारण गया था,
प्रशासन द्वारा उसे मार दिया गया। ठीक है, कानून और एक व्यवस्था को तिवारी जी लेकर लगातार वहाँ पर- सवाल उठते रहे हैं, और क्योंकि कानून व्यवस्था इस तरीके से लचर नजर आती है, जिस तरीके से अपराधों में इजाफा हो रहा है, रघुनंदन जी इस बात का आप जवाब देना चाहते हैं थोड़ा सा कम शब्दों में, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करना है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर की जैसे बात कही, तो वो थाना इंचार्ज जेल में है, उसके ऊपर उसको सजा मिल रही है उसके कर्मों की। योगी सरकार में कोई व्यक्ति अधिकारी हो या अत्याचारी हो, दोनों को जेल मिल रही है। ये योगी सरकार है। और नहीं, ऐसा भी है रघुनंदन जी, कई बार गलत पैरवी की वजह से जो अपराधी हैं उन वो सजा से अछूते रह जाते हैं, और जो अपराधी नहीं होता वो सजा का भागीदार हो जाता है। तो ऐसे भी मामले हम लोग हर रोज ऐसे दिखाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार जो अपराधी है वही, क्योंकि गलत तरीके से पैरवी भी की जाती है, मामले की दबाने की कोशिश वकीलों के जरिए। अगर कोर्ट तक मामला पहुंचा है तो सबूत ऐसे पेश कर दिए जाते हैं कि एक न्याय जिससे मिलना चाहिए उसे न्याय नहीं मिल पाता। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी बात को लेकर फाइनल कमेंट आपका, आलोक जी। ये देखिए, न्यायपालिका भी अपने यहाँ में बहुत सी सुधार की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे मामले आए हुए, बहुत से ऐसे केस हैं कि आप चाहे बेनई कांड देख लीजिए, जिसमें कि 10 साल 20 साल गुजर गए। जो उसमें गवाह थे वो मर गए, कुछ बीमार हो गए कहीं, मतलब ऐसी स्थितियां हैं जो उनका निस्तारण नहीं हुआ। तो ये कानून व्यवस्था का जो सवाल है, जो तरीका अपनाया गया, तो ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये जो एनकाउंटर है ये कोई इस सरकार में नहीं हुए, ये पिछली सरकारों में भी हुए, उसके पिछली सरकारों में भी हुए। और ये बात नहीं, लेकिन अपराध को अब कैटेगराइज करना होगा। कैसे ये तय करेगी सुप्रीम कोर्ट? जिस तरीके से हलफनामा मांगा गया, जवाब मांगा गया यूपी सरकार से, तो थोड़ा सा ये मुश्किल नहीं लगता आलोक जी? बिल्कुल सोनी जी, देखिए कोर्ट ने जो पूछा है उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, पुलिस के अधिकारियों को देना पड़ेगा। और ये पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह के इनकाउंटर हुए हैं, और सरकार और मानवाधिकार आयोग या अन्य एजेंसियों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। उसमें सरकार जो भी रहती है वो अपना पक्ष देती है, और जहां उनको लगता है कोर्ट को या आयोग को कि गलत दिया है, उस पर वो अपनी टिप्पणी भी देती है और उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है। तो ये जो सरकार और पुलिस के अधिकारियों को ये अपना पक्ष रखेंगे, हलफनामा देंगे, और उससे अगर कोर्ट संतुष्ट होगी तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होगी तो उसके बाद एक्शन लेगी। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, लेकिन पहले किस तरीके से जो सबूत या जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें क्या कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं और वो किस आधार पर जायज़ हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट अपना फैसला लेगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण गुप्ता, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब 183 इनकाउंटर्स को लेकर जो यूपी सरकार से जवाब मांगा है, और कई जिम्मेदार डीजीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे भी हलफनामा मांगा गया है, और इनकाउंटर्स क्यों हुए, कैसे हुए, क्या वजह रही और ये वजह कितनी जायज़ रही, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर अब कोर्ट का जो रुख है वो आने वाले समय में सख्त होने वाला है। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एक तरफ तो सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी इसके दायरे में आ सकते हैं, लेकिन आम जनता का जो भरोसा है कोर्ट के प्रति वो भी तय करना होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा बदलाव होने की जरूरत नजर आ रही है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।